बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 39 है, चैप्टर नंबर 2 का और 9th की फ़िज़िक्स से जी है। और आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की तीसरी मसावात। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दूसरी और पहली जो है वो कर चुके हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले तो बताया जाता है कि आपने लिखना किस तरह से है, ठीक है। तो भाई आपने सबसे पहले जब आएगी आपको कि जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें या हरकत की तीसरी मसावात जो है वो अखज़ करें, तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग लिखनी है। ठीक हो गया अभी कि जी हरकत की तीसरी मसावात या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना, ठीक है, बल्कि कहाँ से स्टार्ट लेना है, बिल्कुल वहाँ से जहाँ से आपको बताया हुआ है कि भाई पहले ये पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, ये वाला कंसीडर से, यानी फ़र्ज़ किया एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और यहाँ तक, ठीक है, कि भी उसके अंडर द लाइन ए बी जो है वो एरिया होगा। तो उसके बाद भाई आपने ये पिक्चर बनानी है। अब चाहे तो मैंने बताया था आपको कि एक तरफ पिक्चर बना लें, ठीक है, और एक पेज के एक तरफ जो ये लिखना शुरू कर दें, यानी आपका ये पेज है तो यहाँ पिक्चर आ रही, यहाँ लिख लें। या अगर ऐसा नहीं करना तो फिर सबसे पहले ऊपर पिक्चर बनाएंगे तभी वो पैराग्राफ लिखेंगे। अच्छा बच्चे जो है ना वो इस तरह नहीं करना कि पैराग्राफ लिख लिया बाद में पिक्चर बनाई, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने पैराग्राफ को रट्टा लगाया हुआ है, पिक्चर के बगैर आपने कैसे वो ABC लिख लिया। तो लिहाजा अगर आपने हाफ पेज पे नहीं करना तो सबसे पहले हेडिंग के बाद पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर के बाद जो पैराग्राफ आपको बताया गया है ये वाला कंसीडर वाला ना, यहाँ से यहाँ तक वो लिखेंगे। उसके बाद भाई यहाँ से शुरू करेंगे जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जी इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.26। चलो पहले थर्ड इक्वेशन पढ़ने से पहले हम सोचते हैं कि भाई आखिर पहली ड्राइव कर ली, दूसरी कर ली, तो तीसरी करने की क्या ज़रूरत थी, एक ही चीज़ है इक्वेशन ऑफ मोशन, हम थ्री ड्राइव करी जा रहे हैं, क्यों भाई आखिर। तो देखें भाई पहली जो है वो आपके पास उसके अंदर कुछ और तरह की इन्फॉर्मेशन है, उसमें हमें यहाँ पे देखें अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं आपको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ही दूँ सिर्फ और मैं आपको कहूँ भाई मुझे बताएं कि कार ने फासला कितना तय किया, तो आपके पास अब कोई हल नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि आपके पास तो इसी इक्वेशन के अंदर फासला है ही नहीं। तो इट मीन्स कि हमें जो है वो सेकंड की ज़रूरत पेश आई थी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फासला ही नहीं था जो हम फाइंड कर सकते अगर कोई हमें कहता तो, इसलिए हमने सेकंड की। सेकंड के अंदर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस था कि भी S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ भाई आप इसमें से अगर मैं फर्स्ट भी ना दूँ और सेकंड दूँ और कहूँ कि भाई इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मुझे ये बताओ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार की, तो अब आप फिर सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सर अब इसमें तो VF है ही नहीं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो मैं कैसे बता दूँ आपको। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसके अंदर से VF नहीं फाइंड आउट हो सकता। और फिर आप कहेंगे सर अच्छा चलें पहले के अंदर से तो VF था ना, तो उधर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही गिवन ना हो, मैं आपको सिर्फ क्या करूं, डिस्टेंस दे दूं और VI दे दूं और एक्सेलरेशन दे दूं, टाइम दूं ही ना, और कहूं भाई ये चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करो और मुझे VF बताओ, तो आप कहेंगे सर मुझे तो जो है वो T चाहिए, और मैं को ना भी ना मैंने टाइम नहीं बताना आपको। तो इट मीन्स कि हमने थर्ड इक्वेशन जो ड्राइव की हैं वो इसलिए की हैं कि ताकि अगर हमारे पास जिस भी किस्म का डाटा हो उसको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो अननोन हैं वो फाइंड आउट कर सकें। तो उम्मीद है इतना सा जो है वो डिस्क्रिप्शन बहुत है कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। अच्छा भाई अब तो हमें पता चल गया कि क्यों ज़रूरत पेश आई, तो अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले अगर हम देखें तो भाई इसमें भी एरिया फाइंड किया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एरिया ही फाइंड आउट किया था। तो भाई वहाँ पे एरिया अलग अलग लिया था, ट्राइंगल का अलहदा और रेक्टेंगल का अलहदा। लेकिन अब थर्ड में हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इस पूरी पिक्चर का एरिया एक ही फार्मूले से इकट्ठा फाइंड करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है सेकंड और थर्ड में कि भी सेकंड में हमने ट्राइंगल का अलग और रेक्टेंगल का अलग लिया, लेकिन अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या करना है भाई, पूरी जो आपके पास पिक्चर है उसका एरिया इकट्ठा एक फार्मूले से लेंगे
तो फिर आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, जो कि हमें काफ़ी सारी डिटेल बताएगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको फाइनल वेलोसिटी बताती है। क्या इस्तेमाल करते हुए भाई? फासला इस्तेमाल करते हुए, टोटल एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हुए, और इनिशियल वेलोसिटी अगर आप सिर्फ बता दें किसी भी स्टूडेंट को तो वो आपको वी एफ फटाफट से उस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर देगा। तो भाई सबसे पहले तो अब हमें इस पिक्चर का देखना है कि इस पिक्चर का नेम क्या है, इसका फार्मूला कैसे बनता है। भाई यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ इस पिक्चर के अंदर। अब जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आए तो आप बेशक ये वाले फार्मूलाज नहीं लिखेंगे, सेकंड में लिख लेंगे, फर्स्ट में भी लिखने हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सेकंड में मस्ट लिखने थे। लेकिन जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी तो फिर आपने ये फार्मूलाज राइट बेशक ना करें, आपको खुली इजाज़त है। अच्छा भाई, अब ये पिक्चर का क्या नेम है और ये पिक्चर किस तरह की है, तो आपको ले चलते हैं हम पिक्चर गैलरी में और वहाँ पे आपको कुछ मज़ीद डिटेल बताते हैं इस पिक्चर की, इस पिक्चर का नेम बताते हैं और कुछ दिलचस्प सी जो है वो हम देखते हैं पिक्चर्स। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ऊपर नेम लिखा हुआ है जी, ट्रेपीजॉइड और ट्रापीजियम। अब भाई इसे ट्रापीजियम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में और ट्रेपोजाइड कहते हैं साउथ अमेरिका, यहाँ पे कैनेडियन जो इंग्लिश है उसके अंदर इसे बोलते हैं ट्रापीजॉइड। तो भाई इसकी टाइप क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, मींस इसके 4 कोने हैं, ठीक है, एजेस भी 4 हैं और जो इसकी टांगें हैं, लाइनें हैं, वो भी कितनी हैं जनाबे वाला? 4 हैं। अब इसका होता है क्या है, क्या डेफिनेशन क्या है इसकी ट्रापीजियम की, कि भाई इसके अंदर एक जोड़ा होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस उन्हें कहते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो हर जगह के ऊपर सेम होता है, ठीक है। अब कैसे जी? ये देखें, ये वाला ए जो है वो पैरेलल है बी के, मींस सीधी सीधी लाइन है, जैसे ये और ये लाइन पैरेलल इसे बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये और ये लाइन लगा दूं तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक हो गया। अब भी इन पिक्चर में कौन सी लाइनें पैरेलल हैं? क्या ये वाली इसके पैरेलल है बी सी के? नहीं, बिल्कुल पैरेलल नहीं है। लेकिन जिन पे मैंने अब डबल टिक लगा रहा हूँ ये आपस में पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो भाई ये पैरेलल है। अब हम करते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रापीजियम की, कि ऐसी पिक्चर जिसके अंदर 2 साइड जो है वो पैरेलल हों, बाकी साइडें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। अब इसका फार्मूला क्या है एरिया फाइंड आउट करने का भाई? तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि आपने जो पैरेलल साइड्स हैं उनको लेंथ्स को कर लेना है ऐड, देखें किया हुआ है नीचे नीचे a प्लस बी, और डिवाइड कर देना है 2 पे, और साथ में जो उसकी हाइट है, दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो बुलंदी है, जो फासला है, वो कैसे फाइंड आउट होता है? बिल्कुल सीधी सीधी लाइन से। तो आपको पिक्चर के अंदर सीधी सीधी डॉटेड लाइन जो है नज़र आ रही है और यहाँ साथ छोटा सा लिखा हुआ है h, तो ये होती है भाई हाइट। तो क्या करना है, हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। तो क्या होगा जी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h और डिवाइड कर देना है आपने 2 पे, तो इस तरह से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। और यही वाला फार्मूला अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब भाई जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं ना, इनको बोलते हैं बेसिस, ठीक है, जैसे a और b है। और जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं ये कहलाती हैं ट्रापीजियम की लेग्स कहलाती हैं, टांगें कहलाती हैं, जो कि वो टेढ़ी मेढ़ी करके खड़ी होती है। अब आपको कुछ और पिक्चर दिखाते हैं ट्रापीजियम की। तो ये देखिए जी, ये भी आपके पास ट्रापीजियम है जिसमें जहाँ पे एक छोटी छोटी लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस ए से डी और बी से सी आपस में पैरेलल हैं, तो ये ट्रापीजियम है। उसके बाद ये भी देखें, ये भी ट्रापीजियम है, इसमें ऊपर सी डी और नीचे ए बी, बेशक इनकी लंबाइयाँ बराबर ना हो लेकिन आपस में ये पैरेलल हैं क्योंकि इनके दरमियान फासला जो है वो बराबर है। और वहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन नीचे गिराई तो वो आपके क्या होती है, हाइट, और ये कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर या जितनी भी होती है उसको मेजर कर लेते हैं। अब आपको एक और ट्रापीजियम दिखा रहे हैं जो कि आपको महसूस करने के लिए यहाँ पे ऐड की जा रही है। तो ये देखें कैसे ट्रापीजियम क्या करी जा रही है, एक गेम दिखाई जा रही है सर्कस आपको। तो ये भी ट्रापीजियम है, इसके देखें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो है वो पैरेलल है, जबकि जो इसके बाजुओं के दरमियान है जहाँ से टांगे हैं जो कि, और वो जो है आपके पास पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब दोबारा से बुक की जानी बढ़ते हैं जी। तो लें जी, कह रहे हैं कि इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.26, तो आप यहाँ पे 2.26 की बजाय अकेला फिगर ही लिखेंगे। द टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल बाय द बॉडी
इज़ गिवन बाय द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। तो कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस S है वो हम टोटल एरिया जो OABD है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में किया था, उसके बराबर होगा। लेकिन अब टोटल एरिया हम क्या कर रहे हैं भाई, ट्रापीजियम का एक ही फार्मूले से फाइंड कर रहे हैं, और OABD का टोटल एरिया किस तरह आएगा, S। अब पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, OA और BD, और OD जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है OA और BD के दरमियान। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फार्मूला आपको समझाया। अब हम पिक्चर से आपको बता देते हैं जी कि ये देखें जी, अब इसमें पैरेलल लाइंस आपके पास कौन कौन सी हैं। क्या AB जो रेड कलर की लाइन है वो और OD पैरेलल है? नहीं, बिल्कुल पैरेलल नहीं है, वो तो टेढ़ी है, ये सीधी है। और पैरेलल लाइंस भाई कौन कौन सी हैं आपके पास, फिर ये वाली पैरेलल लाइंस हैं, O से A और B से D। ये देखें, ये पैरेलल लाइन है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, जैसे रेल की पटरी होती है ना, वो पैरेलल होती है। तो भाई ये पैरेलल लाइंस हैं, तो लिहाजा आपने क्या करना है, पैरेलल लाइंस को ऐड करना है। तो आप OA आपने लिखा, ठीक है, और फिर क्या लिखा, BD, और इनको कर दिया ऐड और डिवाइड कर दिया 2 पे। ठीक है, ये काम हो गया। अब भाई हमने क्या करना है, अब हमने इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो देखना है। अब डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है, पैरेलल लाइंस के दरमियान O से लेकर D तक का सीधा सीधा डिस्टेंस है। तो जिसे हमने क्या लिख लिया भाई, OD लिख लिया। और OD हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान हाइट है, इन दोनों के दरमियान फासला है, सीधा सीधा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा सीधा। सीधे से मुराद क्या लेते हैं हम कि 90 का एंगल इधर भी हो और 90 का एंगल इधर भी हो। ठीक है, तो भाई ये भी हो गया। तो इसका मतलब हमने OD जो है इनके दरमियान हाइट है, इनके दरमियान फासला है, और वो भी सीधा सीधा वाला। अगर हम टेढ़े की बात करें तो टेढ़ा फासला तो हम ऐसे भी ले सकते हैं जी, ये फासला है। कोई कहता है भाई नहीं ये फासला है, तो ये टेढ़े मेढ़े फासले नहीं लेने। ठीक है, तो भाई हम दोबारा से चलते हैं यहाँ पे, और ये देखें जनाब, हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि OA प्लस BD पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय OD। अब भाई जो OD है नीचे नीचे पिक्चर के अंदर, वो तो आपके पास टाइम है, और हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर टाइम लाना नहीं चाह रहे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें कुछ ऐसा करें कि टाइम जो है वो हमें ज़रूरत ना पड़े, वरना तो हम बड़े परेशान होंगे। टाइम अगर होगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे अगर किसी ने टाइम ना दिया तो। और वैसे पूछा भाई ये हैं वैल्यूज़ बताएं तो लिहाजा हमने क्या किया, टाइम के फैक्टर को कम करने के लिए हमने ये किया कि बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया BC बाय OD से। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हम जब इक्वेशन हो, मसावात हो, उसके दोनों तरफ किसी भी नंबर से, किसी भी फैक्टर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे जो है वो रिज़ल्ट सेम रहते हैं। तो हमने सोचा अभी टाइम को ख़त्म करना है तो क्यों ना किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसके नीचे जो है वो OD आए। जब OD नीचे होगा तो इस वाले ऊपर वाले OD से कट जाएगा, तो हमारा जो टाइम वाला मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे OD टाइम के इक्वल है, तो ये देखें भाई पिक्चर के अंदर ये है ना O से लेके D तक, तो ये किसके इक्वल है, टाइम के। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो OBC मल्टीप्लाई बाय OD से क्या किया भाई, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिख दिया कि जी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय BC बाय OD, वही गेट। अब BC बाय OD पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में ये डिस्कस करेंगे कि ये A के इक्वल कैसे है। तो भाई BC बाय OD से देखें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया दोनों तरफ। अब भाई ये वाला OD और ये वाला OD आपस में कट गए, एक OD ऊपर था एक OD नीचे था, और ये BC बाय OD जो है उसको क्या नेम दे दिया है, A का। अब भाई ये BC बाय OD A किस तरह से आ गया, तो भाई ये देखें, फिर से पिक्चर पे चलते हैं। तो ये देखें जी आपके पास BC है, ठीक है। अब देखें BC आपके पास कितना है भाई जान, ये लिखा हुआ है 80, ठीक है। तो BC की जगह मैं इधर लिख लेता हूँ, चलें जी BC, और मैं नीचे लिख लेता हूँ OD, ठीक है।
अब बी सी भाई कितना है, मैंने जैसे बताया कि ये लिखा हुआ है छोटा सा 80, तो बी सी किसके बराबर है 80 के, तो बी सी की वैल्यू लिख ली भाई 80। अब भाई ओ डी कितना है, ओ से डी तक टी है, ये देखें नीचे नीचे ओ डी की वैल्यू कितनी है भाई टी है, तो लिख लिया नीचे टी। अब भाई टी ऊपर भी है और टी नीचे भी है, आपस में कट गया, तो बी सी बाई ओ डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई ए। ठीक है, कैसे आई, बी सी की वैल्यू ए टी पुट की, ओ डी की टी पुट की, टी से टी कट गया और ए आ गया। ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं साइड पे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, ना भी लिखना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख लें कि भी बी सी बाई ओ डी किसके इक्वल आया है ए से, और कैसे आया है वो मैंने आपको समझा दिया। अब भाई हमने क्या किया, बी सी बाई ओ डी की वैल्यू जो थी हमें पता चल चुकी थी कि ए है, यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया। ठीक है, तो अब 2s मल्टीप्लाई बाई ए, तो क्या बन गया 2as। तो भाई ये 2 जो था s के साथ वो कहाँ से आ गया, तो ये देखें दी 2 जो हमारा इधर डिवाइड हो रहा था जब इधर आके हुआ तो क्या हो गया 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 2s। और अब 2 बी सी बाई ओ डी की वैल्यू a थी तो क्या बन गया 2as। ठीक हो गया, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब भाई हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड के ऊपर हम अभी तक क्या काम करके हटे थे, ओडी से हमने ओडी को काटा था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे जब ओडी से ओडी को काटा तो हमारे पास क्या रह गया था बी सी, तो अब हमारे पास ये है लिखा हुआ ओ ए प्लस बी डी प्लस मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, देखना है कि ये किस किस के इक्वल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओ ए और बी डी किसके इक्वल है। ठीक है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए फिर हमें पिक्चर पे जाना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस करना है भाई, ओ ए और बी डी। तो भाई ओ ए अगर आप देखें तो ओ से ए तक वैल्यू किसके बराबर है, तो आप फ़ौरन कहेंगे सर वी आई के बराबर है। ठीक है ना, ये देखें ओ से लेकर ए तक लाइन, और यहाँ इस पॉइंट को उसने क्या नाम दिया है वी आई का। तो जहाँ भी अब ओ ए है वहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं वी आई। ठीक हो गया, अब मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ वैल्यू बी डी की। अब भाई बी डी कितना है, किधर है भाई बी डी ढूंढने बी डी, ये रहा बी डी, ये है भाई बी और ये है डी। तो बी से डी तक पूरी लाइन है और ये वाली पूरी लाइन किसके बराबर है वी एफ के। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, बी डी के बजाय वी एफ पुट कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि ये देखें ना जितनी लाइन बी डी है उतनी ही लाइन तो हमारे पास ओ से लेकर वी एफ तक है। तो इसका मतलब बी डी जितनी लाइन होगी उतनी ही लाइन हमारी ओ से वी एफ का मुराद है। ओ पे वैल्यू 0 होती है, वी एफ पे वी एफ, तो वी एफ माइनस 0 वी एफ, तो इट मीन्स कि बी डी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे भाई वी एफ। तो देखें यही वाली वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। तो ये देखें जी ओ ए की जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया है वी आई, और बी डी की जगह पे क्या लिख दिया है वी एफ। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यूज़ की समझ आ गई आपको। अब भाई ये जो हमारे पास ये बी सी साहिब हैं इनका क्या करना है, तो इनका क्या करना है, ये करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देख लेना है। ठीक है, एक तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देख लें, वहाँ पे आप समझ चुके हैं पहले कि बी सी को हमने क्या किया था, बी सी को लिखा था बी डी माइनस सी डी, और बी डी हमारे पास क्या था वी एफ, और सी डी क्या था वी आई। तो इसका मतलब बी सी की वैल्यू हमारे पास जो बनी थी वो ये बनी थी कि वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो इट मीन्स कि जहाँ पे अब बी सी है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। अगर ऐसे नहीं करना, पिक्चर से ही समझना है, तो फिर आप यहाँ तो इक्वेशन 1 वाला लेक्चर भी रिवाइज कर सकते हैं, या यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि भाई बी सी हमारे पास ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन कैसे आई भाई, हमारे पास इस पूरी लाइन में से ये वाला जो टुकड़ा था ये वाला वो माइनस कर लिया। ठीक है, तो टोटल टुकड़ा बी डी था जो कि वी एफ के बराबर है, और ये वाला टुकड़ा वी आई था। तो इसका मतलब है कि वी एफ में से अगर हम वी आई निकाल दें तो हमारे पास कौन सा टुकड़ा बच जाएगा भाई, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला टुकड़ा बच जाएगा जो कि हमारे पास क्या है बी सी। तो जी इसका मतलब है कि बी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। तो ये देखें जी वी एफ माइनस वी आई लिख दिया। अब हमारे पास एक है
ब्रैकेट उसके अंदर वी आई प्लस वी एफ है और एक ब्रैकेट है उसके अंदर वी एफ माइनस वी आई है। तो आप मैथमेटिक्स के अंदर ये वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो आप क्या लिख सकते हैं उनको, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी पहले का स्क्वेयर माइनस दूसरे का स्क्वेयर। तो ये भी हमारे पास ऐसे ही है कि पहला जमा दूसरी, पहली नफ़ी दूसरी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारी जो है वो इक्वेशन जो है वो प्रूव हो चुकी है, अखज़ हो चुकी है। ठीक है, तो क्या बन गया, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये है जी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ज़रा इसको जल्दी जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमने वो पैराग्राफ लिखा, पिक्चर बना ली, पैराग्राफ लिख लिया और ये बना ली। इसके अंदर बस जस्ट फार्मूला लगाया है ट्रापीजियम का, वैल्यूज़ पुट की और उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, जस्ट सिंपल सा। तो ये था जी हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का लेक्चर, जिसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और इक्वेशंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों इक्वेशंस। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।